हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि केन रिवर को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था यमुना रिवर को लेकर के। तो यमुना रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, हमारे इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होता है यमुना रिवर का। उसके बाद में यमुना रिवर उत्तराखंड स्टेट, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्टेट में फ्लो करती हुई लास्ट में प्रयागराज, इलाहाबाद में आकर के गंगा रिवर में मर्ज होती है। यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में लोकेटेड है। यमुना रिवर को अगर हम व्यू करें यहाँ पर मैप में, तो इसके बैंक पर बहुत सारी इंपोर्टेंट सिटीज जो हैं वो डेवलप हो रखी हैं। यमुना रिवर और गंगा रिवर दोनों मिलकर के यमुना गंगा दोआब रीजन का फॉर्मेशन करती है। इन दोनों रिवर के द्वारा यहाँ पर जो एलुवियल सोइल है उसका डिपोजिशन किया जाता है, जिसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फर्टाइल सोइल जो है वो यहाँ पर डिपोजिट हो जाती है और जिसको एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यमुना और गंगा दोनों रिवर का मर्ज होता है इलाहाबाद में, इलाहाबाद प्रयागराज इलाहाबाद में। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यमुना रिवर की कुछ इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं। उनके नेम को अगर हम डिस्कस करें तो उनके इंपोर्टेंट नेम है केन रिवर, बेतवा रिवर, इसके अलावा चंबल रिवर, सिंध रिवर एंड टोन्स रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यमुना रिवर को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर एफ सी आर ए मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है उसके थ्रू दो एनजीओ, जिनको यहाँ पर जो कांग्रेस की फॉर्मर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी के द्वारा यहाँ पर हेड किया जा रहा था इन दोनों एनजीओ को, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि व्हाट इज एफसीआरए। एफसीआरए के बारे में बेसिक फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखो आप सभी को पता है कि 1975 के टाइम जो है हमारे इंडिया में इमरजेंसी लगी। और इस नेशनल इमरजेंसी के टाइम में एक फियर जो है वो ये क्रिएट होने लगा कि बाहर से मनी जो है वो हमारे इंडिया में एक तरीके से सेंड किया जा रहा है और इस तरीके से हमारे इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है फॉरेन पावर्स के थ्रू। ओके। इससे पहले भी 1969 में पहली बार पार्लियामेंट में इस पॉइंट को रखा गया था कि बाहर से हमारे इंडिया में कोई मनी आता है तो उसको हम किस तरीके से रेगुलेट करें। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में 1976 में एक एक्ट लाया गया जिसको हम एफसीआरए एक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो एफसीआरए एक्ट है इसमें डिसाइड किया गया कि चाहे इंडिविजुअल लेवल पर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, अगर दोनों ही लेवल पर मनी बाहर से आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको बताना होगा कि किस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर आपने ये मनी लिया है। ओके। और फिर उसी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको उस मनी का यूज भी करना है। ओके। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो जिस सेक्टर के काम करने के लिए आपने मनी लिया है बाहर से, आपको उसी सेक्टर में ही काम करना है। टाइम के साथ में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए, जैसे कि 2010 में और 2020 में भी जो एफसीआरए एक्ट है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। अब ये जो एक्ट है एफसीआरए एक्ट जो है वो फॉरेन फंडिंग को कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्शन भी करता है। जैसे कि इलेक्शन के लिए कोई कैंडिडेट जो है वो बाहर से मनी नहीं ले सकता। दूसरा अगर हम बात करें तो जो है जर्नलिस्ट जो है वो भी बाहर से, कोई न्यूज़पेपर के जो जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर जो है वो बाहर से पैसा नहीं ले सकता। मीडिया ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनीज है वो बाहर से पैसा नहीं ले सकती है। जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो है, पॉलिटिकल पार्टीज और देयर ऑफिस बियरर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक पॉलिटिकल नेचर, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर से मनी नहीं ले सकते हैं। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस भी रखे गए हैं क्योंकि
जिन जिन के नाम हमने डिस्कस किए वो एक तरीके से हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री का जो भी लेवल है, हमारा जो भी नेचर है, जो भी हमारी पावर है, उन सभी को एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनको मनी दे करके एक तरीके से हमारी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पर चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जा सकती है उस मनी के द्वारा। इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस इन सारे पॉइंट्स के ऊपर, इन सारे ऑफिसेज के ऊपर, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ओके, तो ये एफसीआरए एक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा कि बाहर से पैसा आए उसको इंडिया में किस तरीके से यूज किया जाएगा, उसको एक तरीके से चेक और बैलेंसेस रखने के लिए एफसीआरए एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल का मैच आपने देखा ही होगा, T20 वर्ल्ड कप इस टाइम चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और मेलबर्न जो मैदान है, क्रिकेट का ग्राउंड है, वहाँ पर मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग मैच हमेशा रहता है। वैसे अगर हम डिस्कस करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो इसमें इंडिया ने लास्ट मोमेंट में जाकर के काफ़ी अच्छा, यहाँ पर विराट कोहली ने अपनी जो है बैटिंग की और उसका एक रिजल्ट रहा कि इंडिया ने इस मैच को जीत लिया। ओके, लास्ट के जो मोमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिल करने वाले थे अगर आपने मैच को देखा होगा तो। ओके, तो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। इंडिया का जो फर्स्ट मैच था, आप देखते हैं कि लास्ट तक इंडिया जो है उसमें कहाँ तक पहुँचता है, फाइनल लेकर का में फाइनल में जाता है, फाइनल जो ट्रॉफी है वो लेकर के आता है या नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर चाइना की प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बताया गया है कि शी जिनपिंग जो है वो अपनी थर्ड टर्म को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट यहाँ के बने हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। देखो, अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला और उन्होंने इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन दिया है कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि हेट स्पीच जो है उनको हमें स्प्रेड होने से रोकना है। अब स्प्रेड होने से हम कब रोक पाएंगे? तब रोक पाएंगे जब उसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा भी जो भी अगर इस तरीके का इशू होता है तो उसको अगर हम अच्छे से रेगुलेट भी कर पाते हैं, अच्छे से उसको सॉल्व भी कर पाते हैं, तब भी ये इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। मतलब ये इशू सॉल्व हो पाएंगे और एक बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा लॉज का, ऑर्डर्स का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने की कोशिश की है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इंटरवीन किया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि टाइम के साथ में अगर हम देखें तो जेंडर बेसिस पर, क्लास बेसिस पर, आपके रिलीजन बेसिस पर या फिर कास्ट बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के हेट स्पीच जो हैं वो देखने को मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पुलिस जो है उनको प्रोएक्टिव होना होगा, चाहे इस तरीके की जो एफआईआर जो है या इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर हो या ना हो, उससे पहले ही जो पुलिस है अगर इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो आपको अपने लेवल पर जा करके इन सारे इश्यूज को रेगुलेट करने की कोशिश करनी होगी। ओके, तो अगर यहाँ पर इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है तो प्रेजेंट टाइम में जो सोसाइटी को एक डिवीजन की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी लेवल पर लोगों को एक तरीके से अलग ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे करके जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, उन सारे इश्यूज को यहाँ पर सॉल्व किया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ब्राज़ील में अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं इसको लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है। राइटर का ये बोलना है कि सिर्फ ब्राज़ील के ऊपर इसलिए फोकस नहीं किया जा रहा क्योंकि ब्राज़ील जो है वो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया आता है। लेकिन यहाँ पर जो राइटर है उनका बोलना है कि जिस तरीके से यहाँ की पॉलिटिक्स डिसाइड होगी वो डिसाइड करेगी कि जो अमेजन फॉरेस्ट है वो किस तरीके से प्रिजर्व रह पाएंगे। अमेजन फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने हमारा जो एंशियंट पास्ट रहा है उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हमारी एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया है। राइटर ने सबसे पहले जो फिल्म है उनके बारे में यहाँ पर बताया है कि एक फिल्म अभी जो है जिसमें चियन विक्रम जो है लीड एक्टर PS1 जो है, तो उसके प्रमोशन वीडियो को देख करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक डिवाइन किंग जो है उन्होंने अपने मैग्निफिसेंट जो डीड्स हैं वो किए और इसके थ्रू जो है वो सारा काम किया गया। ओके, दूसरा जो है यहाँ पर तमिलनाडु में एक जगह है और वहाँ पर एक प्रोसीजर जो देखने को मिला उसके बारे में यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है। तो
बीइंग द जल शक्ति मिनिस्टर, जो राइटर हैं वो जल शक्ति मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से ये जो मूवी है इसमें कोशिश की गई और ये शो करने की दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो किंग है वो एक तरीके से सन ऑफ द कावेरी रिवर के रूप में उनको प्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को लेकर के एक तरीके से जो भी प्रोसीजर होना चाहिए वो सारा प्रोसीजर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने देखो जो हमारा एंशियंट पास्ट है, चोला डायनेस्टी, उन सभी के बारे में यहाँ पर, पल्लव डायनेस्टी, इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया है कि हमारा जो एंशियंट पास्ट रहा है उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा इन सारी डायनेस्टी का, जिन्होंने वाटर मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने जो भी इन डायनेस्टीज़ के टाइम में जो भी वाटर को लेकर के एक रिप्रेजेंटेशन था, उन सारे प्रोसीजर के बारे में यह बताया गया है कि देखो हमारा उस टाइम में एंशियंट तरीके से हमने कितना काम किया है अपने वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए। तो वो सारे एंशियंट जो भी हमारी कल्चर है, जो भी हमारी ट्रेडिशन है, अगर उनको हम प्रेजेंट टाइम में भी फॉलो करें तो ना सिर्फ हम हमारे कल्चर से सीखेंगे बल्कि हमारा जो ट्रेडिशन है उसको हम रेगुलर फॉलो भी करेंगे। ओके, तो इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने हमारा जैसे राजा चोला फर्स्ट जो है उनके बारे में बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ डैम जो है वो बिल्डिंग करवा दी और ऐसा बस सिर्फ ये काम कर दिया। इसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में लगभग 5000 जो डैम हैं वो एस्टेब्लिश करवाए थे और एक वाटर मिनिस्ट्री भी उन्होंने क्या है एस्टेब्लिश की थी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर बताया गया है 985 से 1013 एडी के टाइम में कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस टाइम तक अच्छे से फंक्शन कर रही थी। ओके, तो चोलास के टाइम में ये भी बताया गया है कि फ्लड मैनेजमेंट, वर्क ऑफ वाटर, ये काफ़ी ज़्यादा एक पायस ड्यूटी थी। और a myth is that Lord Shiva himself descended to strengthen flood banks following the prayers of an old woman. One more aspect of the sophistication of this method was the provision to effect the cost equivalent to labor for various works of irrigation and water management, which is followed under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Okay. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी हमारा एंशियंट पास्ट रहा है उससे हमें सीखना चाहिए और जो भी उस टाइम की एक्टिविटीज़ थी उसको प्रेजेंट टाइम में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, राइटर ने ये बताया है कि अभी जो कमेटी है उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है, ओके यहाँ देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि हिंदी जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हायर एजुकेशन के लिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाएगा हिंदी को। ओके, तो ये जो कमेटी है उन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि जो भी हमारे यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरीके से अगर वो हिंदी नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को लेकर के उनको पनिश भी किया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी जिनकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकते हैं। मतलब हिंदी लैंग्वेज जो है उसको एक तरीके से एप्लीकेबल करवाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उनका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम कंपैरिजन करें तो स्टेट और सेंटर दोनों में एक तरीके से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो रेवेन्यू जो है वो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स है वहाँ से हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको वो स्टेट्स ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं। तो अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप अपने ऑर्डर्स को पास करने के लिए हिंदी को यूज़ करेंगे तो उन स्टेट्स को एक तरीके से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉन हिंदी स्टेट से आते हैं और इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में अदर स्टेट में स्टडी करते हैं, तो उनके लिए तो यहाँ से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यू क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि जब हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इसको लेकर के डिस्कशन किया जा रहा था और हिंदी को ही इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही थी तब इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था। ये बात बोली गई थी कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे इंडिया में तो डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी है उसके बेसिस पर तो सभी लैंग्वेज को यहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो इसीलिए इंग्लिश को एक लिंकिंग लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर एस्टेब्लिश
इस्टेब्लिश किया गया था, और जब 15 साल का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया उसके बाद में जब ये खत्म किया जाने वाला था तो दोबारा से प्रोटेस्ट हुआ और फिर एक अनलिमिटेड टाइम के लिए इंग्लिश को रेगुलर कर दिया गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस को, साथ में रेवेन्यू के बेसिस पर। अगर ऐसा होता है तो उनको ये सारा रिस्ट्रिक्शन जो है फेस करना पड़ेगा। दूसरा अगर हम देखें तो वो इंस्टीट्यूट जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में लोकेटेड है, वहाँ पर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से स्टूडेंट्स आकर के स्टडी करते हैं, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में बताया हुआ है कि तमिलनाडु में किस तरीके से 1936 के टाइम में पहली बार प्रोटेस्ट देखने को मिला, जब वहाँ पर हिंदी को इम्प्लीमेंट करवाने की बात की जा रही थी। ईवी रामस्वामी पेरियार जो है उन्होंने अगस्त 1937 में सी राजागोपालाचारी लेड कांग्रेस रेजिम ऑफ मेकिंग हिंदी कंपलसरी इन सेकेंडरी स्कूल्स, तब उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि देखो हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी के लिए बोला गया कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में जो लिखी गई है उसको यूज़ किया जाएगा एक तरीके से। वैसे अगर हम बात करें तो नेशनल लैंग्वेज जो है वो हमारे इंडिया की कोई भी नहीं है, ओके। और हिंदी के ऊपर फोकस किया गया। आर्टिकल 351 के थ्रू भी ये बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रमोशन के लिए काम करेगी हिंदी लैंग्वेज को लेकर के। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको एक तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। हमारा जो शेड्यूल 8 है उसमें 22 लैंग्वेज है, ओके। तो यहाँ पर हिंदी के ऊपर फोकस किया गया। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनकी लैंग्वेज को यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया गया। तो पहले ही एक तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था, और अभी हिंदी के ऊपर अगर फोकस किया गया तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। राइटर का बोलना है कि हमारी जो डाइवर्सिटी, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया की एक यूनिकनेस है और उसको हमें सेव और प्रिजर्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमारे इंडिया की एक प्लेयर है कमलप्रीत कौर, 26 ईयर ओल्ड और इंडियन डिस्कस थ्रोअर है ये। और अभी जो है इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, ये पॉजिटिव टेस्ट हुई थी कि इन्होंने कुछ सब्सटेंस जो है जो प्रोहिबिटेड है इन गेम्स में उनको उन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अभी तक इंडिया के 62 इंडियन एथलीट्स जो हैं वो डोपिंग के केसेस में पकड़े गए हैं, और एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट जो है जो वर्ल्ड एथलेटिक्स की, उनके अकॉर्डिंग इंडिया के 62 एथलीट्स अभी तक एक तरीके से कैच किए गए हैं, और सबसे ज़्यादा रशिया के, ओके, डोपिंग वायलेशन में 87 एथलीट्स, ओके। और अगर हम मैन और वीमेन में देखें तो इंडिया में 70% डोपिंग वायलेशन में जो है वो इंडिया के मैन जो है उनका देखने को मिला है। वीमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका जो शेयर है वो डिक्रीज देखने को मिला है, ओके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि कमलप्रीत कौर की वजह से ये जो इशू है वो न्यूज़ में है, और न्यूज़ में होने की वजह से आपको पता होना चाहिए कि देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें वो अपनी एनर्जी को, अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए उनको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसको इक्वलिटी ना होते हुए इन सभी को क्या किया जाता है, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्योंकि सभी जो इससे स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी, तो आपके चांसेस रहेंगे कि आप मेडल जो है इजीली अचीव कर लो। इसीलिए सारे रेस्ट्रिक्शंस किए जाते हैं। मैथ से पहले जो है ये सारी टेस्टिंग की जाती है और उसी के बेसिस पर ये सारे जो हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर CCI कंट्री का जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने गूगल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, कुछ उन्होंने यहाँ पर फाइन चार्ज लगाए हैं 1300 करोड़ की। तो देखो एक तो क्वेश्चन यहाँ पर ये किया गया है कि क्या इंडिया में गूगल के खिलाफ में ये पहला चार्ज है? बिल्कुल नहीं है। पहले भी कुछ केसेस में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं गूगल के खिलाफ में। दूसरा अगर हम बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इतना बड़ा जो चार्ज है, इतना बड़ा जो फाइन है वो क्यों इम्प्लीमेंट किया है? देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर एम्पावर्ड है, और स्पेशली जो लार्ज टेक कंपनीज हैं, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे इंडिया में जो कंपनी है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट ना कर सकें और एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो बना रहे। इन सभी को लेकर के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया
काम करता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी है, जायंट कंपनी है, वो अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश कर लेंगी, लेकिन जो छोटी कंपनी है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है ये हेल्दी कंपटीशन बना रहे, इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है। अब यहाँ पर गूगल के ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं कि इनका जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है, ओके, जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत सारे स्मार्टफोन में उसका यूज़ किया जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐप जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं स्मार्टफोन में, जैसे कि जो सर्च ब्राउज़र होता है या फिर यूट्यूब होता है, ये बहुत सारे जो हैं वो पहले से इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पर ये एलिगेशन लगे हैं कि गूगल जो है वो अपनी स्ट्रेंथ का यहाँ पर यूज़ करके जो स्मार्टफोन है उनको यूज़ कर रहा है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है ये सारी गवर्न करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो अदर कंपटीटर हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। तो कंपटीशन को हेल्दी बनाए रखने के लिए ये सारे जो फाइन है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं गूगल के ऊपर। यहाँ पर मुंबई में जो धारावी प्रोजेक्ट है, आप सभी को पता है कि जो मुंबई है उसकी 50% पॉपुलेशन जो है वो स्लम एरिया में रहती है और 25% एरिया जो है ये स्लम एरिया कवर करता है। तो आप देखिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा स्लम एरिया में। तो उनको एक हेल्दी एरिया के रूप में डेवलप करने के लिए ये धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें स्लम एरिया को हटा करके वहाँ पर जो है अच्छे से जो है कंस्ट्रक्शन करके जो हाउस है वो बिल्ड करके लोगों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा मिजोरम में एक रोड बनाई गई थी। काफ़ी लंबे टाइम के बाद में उसका दोबारा से रिपेयरिंग उस रोड को किया जा रहा है। तो BRO के बारे में अगर हम डिस्कस करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960s में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इनको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये हमारी जो आर्मी है उसकी एक तरीके से रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती है BRO। ये जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ओके। और हमारा जो बॉर्डर एरियाज़ हैं स्पेसिफिक अगर हम उस टाइम में डिस्कस करें तो 1960s के टाइम में हमारे नॉर्दर्न पार्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में बॉर्डर एरियाज़ को फॉर्मेशन करने के लिए BRO को बनाया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में भी ये हमारे इंडिया के 19 स्टेट्स, 3 आइलैंड्स जो हैं, 3 UTs जो हैं, इसके अलावा हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी बॉर्डर रोड फॉर्मेशन का काम करती है BRO। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड, पेज नंबर 14 पर देखो, यहाँ पर जो आर्टिकल है IARI क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने कुछ जो है वो राइस की कुछ नई वैरायटी जो है वो डेवलप की है। अब ये जो वैरायटी है वो एक तरीके से वाटर को कम कंज्यूम करेगी। अभी पहले क्या किया जाता था कि वो जो राइस जो है उनको पहले उगाया जाता था, उनकी जो सैपलिंग है वो तैयार की जाती थी, फिर उनको जो है मेन फॉर्म में इंस्टॉल किया जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए थी। लेकिन अभी जो नई वेराइटी है वो वाटर को कम कंज्यूम करेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि वाटर लेवल राइस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है वाटर का, इसीलिए जो वाटर टेबल है वो पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से इफ़ेक्ट भी होता है। साथ ही साथ में ये जो वैरायटी है इसमें जो राइस में कुछ ऐसी डिजीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड ब्लास्ट लीफ एंड कोलर डिजीज जो है, ये फंगस मैग्ना फोटे और ओराइजे जो है इसके थ्रू देखने को मिलता है। तो ये डिजीज जो है ये भी इनमें नहीं हो पाएंगी नई वैरायटी में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखो, हमारे इंडिया में बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये एक्सपोर्ट जो हमारा प्रोसीजर है उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि कम पेस्टिसाइड्स की इन वैरायटी में ज़रूरत होगी। यहाँ पर कुछ डाटा हमें दे रखे हैं कि कितना चावल उगाने के लिए हमें कितने वाटर की जो है वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि 3000 लीटर पानी आपको चाहिए 1 किलोग्राम बासमती राइस उगाने के लिए प्रेजेंट टाइम में। लेकिन ये जो नई वैरायटी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बासमती राइस की, और ये वाटर को कम कंज्यूम करेगी, जो डिजीज़ है उनके खिलाफ में भी रेजिस्टेंस रहेंगी, और पेस्टिसाइड का कम यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से जो हम एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि बासमती राइस को बहुत सारे कंट्री जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर IARI की बात की गई है, और IARI के बारे में अगर हम डिस्कस करें, देखो 1905 में
पूसा बिहार में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1934 में डिवास्टेटिंग जो है अर्थक्वेक देखने को मिला। उसके बाद में 1936 में ये जो पूसा इंस्टीट्यूट है इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और इंडिपेंडेंस के बाद में ये जो पूसा इंस्टीट्यूट है इसका नेम चेंज करके IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसका नेम कर दिया गया। ओके, तो हमारे इंडिया में जो भी वेराइटीज़ हैं एग्रीकल्चर को फोकस करते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करता है। यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है उसको अगर हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है तो टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर हमें फोकस करना होगा। ये एक्सपर्ट्स का बोलना है कि जो भी हम करिकुलम बना रहे हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए तो टीचर जो हैं वो इसके ऊपर अच्छे से फोकस करें। यहाँ पर फॉरेन पेज पर अगर हम डिस्कस करें तो सलमान रुश्दी आप सभी को पता है कुछ टाइम पहले उनके ऊपर अटैक हुआ था और सलमान रुश्दी जो है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनकी एक आई की जो आईसाइट है वो चली गई है, साथ ही उनका ये वन हैंड जो है वो भी हैंडीकैप्ड हो गया है। सलमान रुश्दी आप सभी को पता है इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जैसे कि अगर हम डिस्कस करें तो 1981 के टाइम में इन्होंने एक लिखा था मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेमस नॉवल रहा है। साथ ही साथ इनका एक इम्पोर्टेंट और है द सैटेनिक वर्सेस। ओके, 1981 में जो इन्होंने लिखा इसके लिए इनको बुकर प्राइज भी दिया गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट इनके ये जो नॉवल है वो रहे हैं। यहाँ पर इटली के बारे में बताया गया है कि इटली की फर्स्ट टाइम जो है वो वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनेगी, जॉर्जिया मेलोनी। ओके, यहाँ पर रशिया, यूके, फ्रांस और टर्की के साथ में डिस्कशन करेगा कि टर्की इन कंट्रीज़ का ये मानना है कि रशिया जो है जिस तरीके से इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये जो बॉम्बिंग जैसे इशू जो देखने को मिल रहे हैं इन सभी को यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आप सभी को पता है कि यूके में दोबारा से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन की बात की है और अभी नए प्राइम मिनिस्टर के लिए ऋषि सुनक जो लास्ट टाइम में जब जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने उनके मेन एक तरीके से ओपोनेंट थे तो उन्होंने दोबारा से अपना जो है दावा है वो यहाँ पर रखा है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज 24 अक्टूबर है, दीपावली है, तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। आप अच्छे से रहें, अच्छे से सेलिब्रेट करें और फिर अपनी स्टडी में दोबारा से लग जाएं। ओके, साथ ही साथ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मेंटरशिप प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर के आए हैं 2023 में। अगर आप प्रीलिम्स के ऊपर फोकस्ड है तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर के मेंटरशिप प्रोग्राम के जो भी बेसिक फीचर हैं उनको आप व्यू कर सकते हैं। इनमें आपको एक मेंटोर जो है वो अलाउड किया जाएगा। मेंटोर जो है वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपका स्टैटिक पार्ट प्लस में करंट अफेयर पार्ट जो है वो कवर करवाया जाएगा। ये जो पार्ट है वो किस तरीके से कवर करवाया जाएगा तो इसमें हम आपको टारगेट देंगे। जैसे मान लो आप बोल दिया गया कि एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के आज आपको चैप्टर 4 तक कंप्लीट करना है, फिर इवनिंग में उन्हीं के बेस जो है वो एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही साथ में आपका करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर कवर करवाया जाएगा, फिर उनके बेसिस पर भी एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे। मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाएगी। ये जो प्रोग्राम है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। 599 पर मंथ इसके चार्जेस रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और एक टारगेट ओरिएंटेड आपकी स्टडी रहेगी तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।